नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। खबर भारत का एक कार्यक्रम दरअसल आपको तमाम क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है, ताकि आपको घर बैठे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे संवाददाता तमाम जानकारियां आपको दे सकें कि कहां क्या हो रहा है। चलिए देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे और हमारे संवाददाताओं का परिचय आपको करवा देते हैं और शुरू करते हैं उनसे जानकारी लेना। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तनवीर आलम, नरेंद्र पवार, श्याम सूर्यवंशी। तो ये अपने अपने क्षेत्र यानी कि गौरेला, सरदारपुर, बालाघाट, यहाँ से 3 हमारे संवाददाता इस वक्त फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हो सकता है धीरे धीरे हम आगे जाएं समय के साथ, तो फिर कुछ और संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां साझा करेंगे। सबसे बालाघाट चलते हैं, श्याम सिंह सूर्यवंशी। श्याम, आप जहां खड़े हैं वहां पर कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, शायद इसलिए भी खास हो सकता है क्योंकि चुनाव का समय, आप क्षेत्र में नगर पालिका का चुनाव होना है। जी, बता दूं कि बालाघाट जिले में 2 नगर पालिका परिषद में चुनाव हैं और आने वाले 27 तारीख को इसका मतदान होना है। तो यहाँ पे कुछ प्रत्याशी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। आखिर मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो बैहर में जो चुनाव होते हैं वो किन आधार पर आते हैं, मुद्दे क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो कांग्रेस में काफी अपना समय दिए हैं, लेकिन आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब का परिचय। नवाब खान लिखता हूँ मैं। नवाब खान जी, जैसे कि आप काफी लंबे समय से अपना समय दिया है, लेकिन आज जब चुनाव की बात आई आपको निर्दलीय लड़ना पड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो नगर पालिका बैहर में चुनाव होता है वो 2 पर लेकर होगा। नगर पालिका जो चुनाव होता है वो विकास के मुद्दे पर होता है। रोड, सड़क, नाली, पानी, ये सब मुद्दों पर है। लेकिन जो इसके पहले हुए, मतलब आज से 5-7 साल पहले और इन 5 सालों पे भी विकास से कोसों दूर रही है बैहर नगर। अब चुनाव मैदान पर आए हैं तो इसे आए हैं कि मूल मुद्दे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं होती गरीबों की। सड़क, बिजली, पानी, यही मूल आवश्यकता होती है और इन्हीं मुद्दों के साथ हम निर्दलीय आए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आते हैं तो सबसे पहले इन मुद्दों पर हम भी करेंगे। जी, नवाब ने बताया कि यहाँ पे मुद्दे होंगे वो स्थानीय रोड, पानी। अगर हम बात लंबा समय हो गया, 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना लिए, उसके बावजूद भी आज भी मुद्दे आखिर बैहर की बात करूं तो जिला बनाने की बात चल रही है, फिर भी नगर पालिका वैसा संवारा जा सका है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस समय जो मतदान होने हैं वो काफी मुद्दों को गंभीरता से लेकर ही मतदान होंगे। हमारे साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ के, वो भी हैं। भाई साहब, आपका परिचय। मेरा नाम शिवनाथ यादव है, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला मंत्री। जी, जैसे कि यहाँ पे अगर अभी बात करें कि आप कुछ समय बचा है मतदान के लिए, ऐसे काफी अच्छी शुरुआत हुई है। यहाँ से एक प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। देखते हैं आप। बहुत अच्छी शुरुआत का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित थी जो अपने 5 साल जो भारतीय जनता बैहर की जनता जो दूर रही है उसको पूरा करने का संकल्प हम पूरा करेंगे और निश्चित ही हम भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम बैहर नगर क्षेत्र में हम इसके लिए आश्वस्त हैं। क्रांति जी, जैसे कि बता दूं, मैं यहाँ जो बैहर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अगर अभी बात करें तो विधायक, वर्तमान विधायक जो है वो कांग्रेस से हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पे अगर देखी जाए तो उतने गंभीर दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत गंभीर है और इस बार यहाँ की जो सीट है वो जीतने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ पे उनका एक प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है। अब देखना यहाँ पे है कि पहली बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे में उतरी है अपने पार्षदों को लेकर और कितने अच्छा परिणाम ला सकती है, हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका परिचय। मैं शिव जायसवाल, आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव प्रभारी। जायसवाल जी, जैसे कि अब नगर पालिका में भी बार आपके आम आदमी पार्टी के जो पार्षद लोग हैं अब वो चुनाव में उतरे हैं, क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे? आप सभी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव पूरे देश के अंदर बढ़ते जा रहा है। माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली में 3 बार कांग्रेस और भाजपा को परास्त करके वहां की विधानसभा जीते हैं, उसी तरह से उसके बाद के चुनाव पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पूरी तरह से वहां से हट करके एक तरफ से क्लीन स्वीप देते हुए वहां की जनता ने आम आदमी पार्टी को अवसर दिया है। उसी तरह से हम मध्य प्रदेश के अंदर पूरे नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हम लड़ रहे हैं। आम पार्टी के प्रत्याशी पूरी मुखरता के साथ जनता की सेवा और जनता के मुद्दों को लेकर के सामने हैं, जैसा कि हम बालाघाट बैहर नगर परिषद के अंदर देख रहे हैं। आप जैसा अभी भारतीय पार्टी के बारे में बोल रहे थे कि एक प्रत्याशी उनका निर्विरोध चुन करके आ गया है, परंतु एक में उनका प्रत्याशी ही नहीं है।
एक तरफ से तो उनका एक आपको प्लस दिख रहा है, परंतु माइनस भी दिख रहा है कि एक उनका प्रत्याशी नहीं, इसलिए एक वार्ड उनका 14 पार्षदों के बीच में ही चुनाव लड़ पा रहे हैं। आज की तारीख में हम अपने नगर परिषद के चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और 4 निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें जो चुनाव जीतने के करीब में अच्छे प्रत्याशी हैं, उनको वो हमसे समर्थन मांग रहे हैं। हमारी पार्टी उन पर विचार करके उनको समर्थन देने का निर्णय ले रही है। आप सभी देख रहे हैं जैसा नगर के अंदर आप जा रहे हैं, यहाँ की समस्या गंभीर है। अतिवृष्टि के कारण यहाँ के घर 2-2 सालों से पड़े हैं, दरक करके 2-2 सालों से मकान बनाने के लिए आवेदन पड़े हुए हैं, तो उनको आज तक के यहाँ पर उनको आवास के लिए मकान स्वीकृत नहीं हो पाया है। वहीं पर निराश्रित 2020 से 2015 से कई लोगों का स्वीकृत था, उसे मध्य प्रदेश की सरकार ने बंद कर दिया है। उन गरीब परिवारों का जो जिनका जीवन चलता था, वह भी आज 2-2 अनाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका जीवन दूभर हो गया, उनको राशन अनाज नहीं मिल पा रहा है, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और श्याम, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमें अगर जनप्रतिनिधि की बात सुननी है तो हमें जनता की भी बात सुननी पड़ेगी। तो जनता की बात सुनने के लिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे एक सर्कल लेना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। हम तनवीर आलम के पास जाना चाहेंगे। श्याम, आप बताइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूरी जनता से मुझे करना है उस क्षेत्र की। फिलहाल तनवीर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता गौरेला है। तनवीर, कहां पर आप इस वक्त हैं? और मुझे लग रहा है कुछ प्रशासन के वाहन खड़े हुए, क्या ऐसा मुद्दा है इस वहां जहां आप खड़े हुए हैं? क्या है पूरी गतियां? मैं चाहूंगी आप खुद जानकारी दें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पेंड्रा रोड के रेलवे स्टेशन ग्राउंड के पास, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के केंद्र सरकार ने जो 16 तारीख को 38 ट्रेनें रद्द, उससे यहाँ के जो ऑटो चालक हो या गाड़ी चालक हो या कोई भी ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हो, उनको काफी ज्यादा क्षति पहुंची। क्योंकि देखिए, एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये पेंड्रा रोड जो रेलवे स्टेशन है, ये पर्यटकों का सबसे पसंद माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर 28 किलोमीटर की दूरी पे अमरकंटक टूरिस्ट प्लेस पड़ता है। पर्यटन स्थल के नाम पे भी है और धार्मिक स्थल के नाम पे भी अमरकंटक को जाता है। तो कहीं ना कहीं 38 ट्रेनों के प्रभाव बंद होने से यहाँ के लोगों को काफी दयनीय स्थिति जीवन जीने पड़ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे गाहक है या ऑटो चालक है, उनको काफी दयनीय स्थितियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यात्री आ रहे, ट्रेनें चल रही हैं, ये काफी खराब हालत में है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक दूसरी बात करूं कि 30 ट्रेनों की बात जो रद्द हुई, अगर हमने इसको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से भी बात करनी चाहिए थी, तो अरुण साव ने इसका हमको हवाला दिया कि 60,000 करोड़ रुपए के जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो जबलपुर में दोहरी सिंगल का जो काम किया जा रहा है, उसकी वजह से ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कांतिप्रिया मैम जी, की कोविड के पहले भी रेलवे का दोहरीकरण और तीसरी लाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनें प्रभावित नहीं होती थी। हाँ, लॉकडाउन किया जाता था, रेलवे को लॉक ब्रेक किया जाता था, लेकिन 2 या 3 दिनों के लिए। लेकिन लगातार कोविड के बाद से जो ट्रेनें जो यहाँ बंद हो रही हैं, और ऐसी जगहों पे ट्रेनें बंद होने का ज्यादा प्रभाव पड़ता है जहाँ का ज्यादातर जीवन यापन जो है ये ट्रेनों पे ही निर्धारित रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी खासी परेशानी होती है। जी, और जिस तरह से तनवीर आलम अभी हमें बता रहे थे कि किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं लोग, बहुत जरूरी है जिन लोगों की परेशानियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर पीछे उन लोगों से भी आप बात करना चाहें तनवीर, तो समस्याओं को सुना जाए। जी, जैसा कि अभी 38 ट्रेन बंद हो गई हैं, किस प्रकार की परेशानी आ रही है आपको? जैसे कि ट्रेन अभी बंद हो गई है, यहाँ पे 38 ट्रेन बंद हो चुकी हैं। जैसे हम लोग टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, और अब ट्रेनें बंद हो गई हैं तो हमारा पानी कहाँ से होगा, और हमारा घर खर्चा ये सब यहाँ से चलता है। इसी की वजह से ट्रेन में रात दिन अपनी मेहनत लगन से काम करते हैं, हमको 2 पैसा मिल सके। अब बंद होने के बाद हमारा तो वो भी आसरा खत्म हो गया। अब जब वो नहीं चालू होगी तो हमारी सवारी कहाँ से मिलेगी। और ये टूरिस्ट प्लेस यहीं उतरती है, हमारे पेंड्रा रोड में अमरकंटक हमारा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ घूमने लोग जाते हैं, यात्री आते हैं, उतरते हैं, गाड़ियाँ बुक होती हैं। इस माध्यम से हम परेशान हैं कि अब जब तक ट्रेन नहीं चालू होगी तो ना टूरिस्ट आ सकेंगे, ना सवारी की बाहर की आ सकेगी जिसको हम ले जा सकें घुमाने। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपका जीविका का एकमात्र साधन गाड़ी चलाना ही है या जीविका का और कोई साधन के पास है? मात्र एक जीविका का साधन हमारा ये गाड़ी चलाना ही है। इस प्रकार की जो
समस्या, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ट्रेनें जो अभी बंद हुई हैं फिलहाल, इसके पहले भी बंद होती थी। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जो यहाँ के नेता है, वो यही हवाला देते हैं कि विकास का कार्य चल रहा है, 60,000 करोड़ रुपए का कार्य किया जा रहा है, इसकी वजह से ट्रेन प्रभावित हो रही है। कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों के जीवन में इसका कितना असर पड़ रहा है? वैसे जाए तो हमारे जीवन में तो कोई इसका असर नहीं दिख रहा है। हम जैसे थे पहले और ऐसे भी आज है। जो हमारे पास है वही है, ना हमारे पास दुगना हुआ है ना तिगना हुआ है। जिनके पास था वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो घटते चले जा रहे हैं। मिडिल क्लास वालों की तो आज ये स्थिति है कि वो लोग राशन पानी खरीदने में भी सोच रहे हैं कि महंगाई का दौर इतना आ गया है, इस कदर की महंगाई है कि तेल के लिए, दाल के लिए, हम पहले तेल 60-70 में खाते थे, वो अब 140-160 रुपए लीटर हो गया और खरीदने जाए टीना तो 2700-2800 का हो गया है। तो मिडिल क्लास वाले मैं आपसे ट्रेन प्रभावित होने की बात कर रहा हूँ, प्रभावित के ऊपर से बता रहा हूँ सर। जब ट्रेनें चलेंगी तो वहाँ से सवारियां आएंगी, टूरिस्ट आएंगे तो हम उनको ले जाएंगे, उससे हमारा अर्थव्यवस्था चलता है। तो देखा आपने मैम किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं गरीबी से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ा जो आय का जो साधन है वो ट्रेन बंद होने के कारण काफी दयनीय स्थिति पैदा हो चुकी है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके शायद उन्हीं के लिए कुछ निर्णय सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन हर बार सरकार तो हर बार प्रशासन ही गलत हो ये जरूरी नहीं। लेकिन जनता की समस्याओं भी हम बिल्कुल प्रमुखता से उठाते ही हैं, इसलिए उनकी समस्या को भी हम सरकार पर ही रखेंगे। और जनप्रतिनिधि जो सुन रहे होंगे जिस तरह से रिपोर्टर, संवाददाता लोगों के पास पहुंचते हैं, ऐसे ही शायद एक मुझे लगता है कार्यक्रम जैसे छत्तीसगढ़ में जो चलता है, आप तो वाकिफ होंगे, गौरेला से आप जुड़े, भेंट मुलाकात, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सीएम की तरफ से जो चलाया जाता है। इस तरह की भेंट जनप्रतिनिधियों को भी करते रहना चाहिए जब सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, ताकि प्रतिक्रियाएं सीधे जनप्रतिनिधि तक पहुंचे और जनप्रतिनिधि के जरिए सीधे सरकार तक पहुंचे। शुक्रिया तनवीर, बने रहिए। हम नरेंद्र पवार के पास जाएंगे सरदारपुर, क्योंकि का जिक्र किया अभी हमने बालाघाट में, तो कुछ रैली की भी सुगबुगाहट सुनने को मिली थी। नरेंद्र, क्या है पूरी बात, किस तरह से दिन की शुरुआत इस रैली के साथ हुई सरदारपुर में? जी क्रांति प्रिया जी, आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील के ग्राम बरमंडल में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहां पर चिराग खान लाबरिया मार्ग को लेकर कुछ ग्रामीण यहाँ पर धरने और बैठे हड़ताल पर। हम उनसे ही जानते विषय में, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी अगर बात की जाए तो पहले भी पूर्व विधायक प्रताप ग्रेवाल जहाँ के जो विधायक है, उन्होंने यहाँ पर एक ज्ञापन सीएम को कहना चाहता हूँ कि पहले धरने प्रदर्शन जी नरेंद्र, बीच में मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि तकनीकी बहुत जरूरी है। तकनीकी रूप से अगर हम समृद्ध हो, वहां पर नेटवर्क का कोई इश्यू ना आए, क्योंकि आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उसमें कहीं पर भी अवरोध आता है तो थोड़ी तकलीफ होने लगती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर नेटवर्क जहां अच्छा हो वहां से हम चर्चा को जारी रखें। जब तक आप इसको सुनिश्चित करेंगे ना, हम जरा नरसिंहपुर होकर आते हैं। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता मनोज नौरिया लगातार जुड़े हुए। तमाम संवाददाता इस वक्त स्क्रीन पर दर्शकों को नजर आ रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर जानकारी दे रहे हैं। उसी श्रेणी में नरसिंहपुर से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनोज, बताइएगा क्या है जानकारी उस क्षेत्र की, क्या खास है आज के दिन का आपके नरसिंहपुर में, उस जिले में? जी बता दूं कि मौसम विभाग के जो पूर्व अनुमान जो है कि वो कहना है कि 20, 21 और 22 तारीख से जो 22 तारीख तक जो है लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिससे कि अभी नरसिंहपुर में लगातार भारी बरसात जो है वो हो रही थी। और इसके बाद भी पूर्व अनुमान जो है कि 20, 21, 22, 23 तारीख में जो है भारी बारिश होगी, जिससे कि जो किसान है, कुछ किसानों को इससे लाभ है और कुछ किसानों को इससे नुकसान है। अति बारिश से कुछ जो फसलें हैं, जिनको सोयाबीन है, अन्य जो फसलें हैं, ये सड़ने की कगार पर हैं। और अन्य जो जैसे गन्ना है या जो वो मक्का है, ये इन फसलों को जो है वो लाभ, जिससे किसानों के जो मन में जो है वो चिंता जो है चिंता की जो लकीरें है वो साफ तौर पर दिख रही हैं। और बात की जाए नरसिंहपुर में, तो नरसिंहपुर में जो है लगातार जो है पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष से जो लोग हैं अपने पूर्वजों को या वंशजों का तर्पण और अर्पण कर रहे हैं। और
जी क्रांति। बिल्कुल, जिस तरह से आपने नरसिंहपुर जिले की बात की, हालांकि वो तो पूरे देश भर में ही अगर बात करें पितृपक्ष चल रहे हैं और तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। खासतौर से जो आपने जिक्र किया तर्पण और अर्पण, बहुत महत्व है इन दिनों उसका, तो बिल्कुल सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और खासतौर से अगर उन गतिविधियों की हम बात, जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का जो सिलसिला होता है, जो सेतु होता है, बांध होता है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं तो वहां कुछ ऐसी हलचल, वहां कुछ ऐसी खबरें जो यहाँ बैठी जनता या इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को जानना जरूरी है। जी, यहाँ पर जो है अभी हाल ही जो किसान है, किसान जो है आक्रोशित थे अपनी मांगों को लेकर, जो है किसान थे वो रैली निकालने वाले थे। हालांकि जो यहाँ पर स्वरूपानंद जी सरस्वत जी का जो देवलोक गमन हो गया, उस कारण से वो रैली को स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए। अब किसान जो है वो फिर से तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़े आंदोलन के लिए। किसानों की मांग है कि उनके जो उपज के दाम है और उनकी जो कुछ मांगे हैं, जो उपज के सही दाम मिले, गन्ने का नुकसान हो, अन्य चीजों को लेकर वो एक बार फिर जो है सरकार के खिलाफ आंदोलित होने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि नरसिंहपुर में आज जो हर जो मुद्दा गरमाया रहेगा या जिस पर चर्चाएं होती रहेंगी, किसानों के मुद्दे से जुड़ी हुई है। और जिस तरह से वो लगातार परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए क्या प्रशासन कदम उठा रहा है? क्या कुछ ऐसी बातें समझ में आई है कि कोई दोनों के बीच में परिचर्चा का कोई माहौल तैयार किया गया हो? क्या है कि किसान जो है लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलित रहा है और किसान प्रशासन से और यहाँ के जो स्थानीय जो नेता है और प्रशासन से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो उपज है उपज जो है हमको सही दाम मिले। देखा ये जाता है दरअसल से क्या जी मनोज, दरअसल इसी आधार पर मैंने ये सवाल किया था कि क्या उन किसानों से परिचर्चा करने के लिए प्रशासन से जुड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी की हम बात करें या जनप्रतिनिधि की हम बात करें, कोई ऐसा जो उनकी मांगों को सुनने के लिए उनके में आया हो? मतलब वो रैली निकालने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे, वो अभी स्थगित हो गया है से। जो स्थानीय नेता हैं या स्थानीय प्रशासन है, उनसे कोई भी प्रकार से संवाद नहीं हो पाया। आने वाले समय में हमको मतलब ये है कि वो जब आएंगे शासन से भी बात होगी और यहाँ के स्थानीय नेता हैं जो उनसे भी बात होगी, देखते हैं कि क्या आश्वासन मिलता है और उनकी जो मांगे पूरी होती है कि नहीं होती। क्या मांगे आश्वासन तो लगातार जो प्रशासन उनकी तरफ से लगातार हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो वाक्य है जी मनोज ये जो वाक्य है ना, जो करने वाले उठाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, मुझे लगता है जल्दी ही वो सुखद समय आए, क्योंकि विकास की हम बात कर रहे हैं लगातार आप सभी से, और आप जो मुद्दे उठाए हुए वाकई देश के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इन ऐसा है जो हमारी मांगे पूरी करो की बजाय बोला जाए हमारी मांगे पूरी हुई। एक दिन ऐसा भी आएगा। इसी सवाल के साथ और मुझे लगता है इसी खूबसूरत वाक्य के साथ आगे बढ़ूंगी। और नरेंद्र, क्योंकि हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी, नरेंद्र मैं चाहूंगी आप जिस धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे, जनता की जिस समस्या के बारे में आप बात करते, उस बात को वहीं से शुरू किया जाए जहां छोड़ा था। जी 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 क्रांति प्रिया जी, हम सरदारपुर के लाभरिया खान बात कर रहे थे, जहाँ पर कुछ दिनों से काफी खराब जर्जर अवस्था रोड हो चुका है। आज यहाँ पर बरमंडल में कुछ ग्रामीण यहाँ पर धरने बैठे, हम उससे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप कितने समय से ये रोड नहीं बनाई है? ये की सड़क में 6-7 में ये रोड जसाई से लेकर के लाभरिया तक बना था। उसके बाद 1-2 बार पेच वर्क हुआ। आज रोड की ये जर्जर स्थिति है कि यदि अगर वाहन थोड़ी सी गति स्पीड चलाएं तो दुर्घटनाएं हो सकती है जी, और स्पीड वाले वाहनों से दुर्घटनाएं हो भी रही जी, और इस प्रकार की अनेक घटनाएं हो चुकी है। आसपास के में एक प्रकार से इस मार्ग से निकलने में भय व्याप्त है जी। काफी समय से आप मांग उठा रहे हो। पूर्व में भी विधायक प्रताप ग्रेवाल ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था इस रोड को लेकर। इसमें उन्होंने दिया था, पर ये आज की और सी जो है, ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये जो धरना दिया जा रहा है, ये मेरे गांव की ओर से है और आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबकी ये संयुक्त मांग है कि अविलंब इस रोड को बनाया जाए।
जी, ये चिराखान बन चुका है, चिराखान से लाभरा तक अविलंब बनाया जाए, नहीं तो हम इसके लिए और कोई कदम आंदोलन जो जारी रहेगा। जी, हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि जनपद जीत कर आए, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। अब जनप्रतिनिधि है, अब आप धरने पर आज बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? धरने पे इसलिए बैठे हैं कि रोड की दशा अब जर्जर पूरी हो चुकी है। 2007 में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद आज कंप्लीट 17 साल वर्ष हो चुके हैं और अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। पहले भी धरना प्रदर्शन विधायक जी द्वारा रखा गया था पर अभी कुछ भी निराकरण नहीं हुआ है। कितने दिनों तक ये भूख हड़ताल चलना है और ये क्रमिक हड़ताल जो है समय कोई सीमा इसकी चलती रहेगी? जी, क्रांति प्रिया जी, आप देख रहे थे कि यहाँ पर ग्रामीण क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी, रोड को लेकर। बिल्कुल, कितनी अजीब बात है नरेंद्र। मुफलिसी का आलम तो देखो कि बिना धरने पर बैठे समस्याओं को सुना ही नहीं जाता या सुनाया ही नहीं जा सकता। नरेंद्र, बिल्कुल हम आपके पास जल्दी ही लौटेंगे, थोड़ा दंतेवाड़ा की तरफ भी होकर आ जाते हैं। आशु भदौरिया भी लगातार इंतजार रहे कि हम उनसे चर्चा करें। जी आशु, बताइएगा दंतेवाड़ा की क्या खास खबर है, घर में क्या होने वाला है आज? जी नमस्कार क्रांति प्रिया जी, मैं आपको बता दूं कि जो खबर भारत ने अभी जो रसोइया संघ की जो हड़ताल चल रही है उस पर बराबर जो है कवरेज दिया था और जो है इनकी खबरों को ऊपर सरकार तक भी पहुंचाया था। उसमें मैं आपको अभी हाल ही की घटना बता दूं कि जो है 4 दिन पहले एक महिला जो यहाँ पर जिले भर से, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जिले भर की जो महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपने अपने स्कूलों से जो है काम छोड़ करके यहाँ हड़ताल में बैठी हैं और उनकी रहने की भी व्यवस्था जो है यहाँ की गई है इनके ही द्वारा। लेकिन एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें 4 दिन पहले एक महिला जो है जंगल लकड़ी लेने गई थी। जो महिलाएं, कुछ महिलाएं, उनमें से एक महिला ट्रेन की चपेट में आकर जो है हादसे का शिकार हो गई है और उसको लेकर भी यहाँ पर जो है काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है इन रसोइया संघ के कर्मचारियों के द्वारा। और लगातार जो है धूप बारिश होने के बावजूद भी जो है ये लोग यहाँ से हट नहीं है और महज 50 रुपए का जो इनको रोज का भुगतान मिलता है, महीने का 500 रुपए, उस पर जो है ये काफी नाराज भी हैं और जो है कलेक्टर देने की लगातार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या अगर जो इन्होंने मांग की है वो कितनी जायज, हमें लगता है जायज है, लेकिन प्रशासन को भी लगना बेहद जरूरी है, शायद तभी मांगों को पूरा किया जाता है। क्या कहना है अधिकारियों का? जी बिल्कुल, अधिकारी जो है अभी इस मामले पर जो है पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और तक हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या किसी कोई अधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पर कोई आपसे किसी अधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पर आपकी कुछ आया गया है, बताया गया? आप थोड़ा आगे आइए, चेहरा थोड़ा ऊपर से लेना, कट नहीं सिर्फ। आज 16 दिन हो रहा है सर, नहीं हमारे कोई अधिकारी नहीं आया है कि आप लोग का क्या मांग रहे हैं और कौन सा आप लोग बैठे हो बोल के भी हम कोई अधिकारी नहीं आया है सर। हम लोग को एक दिन का 50 रुपया मिलता है, महीना में 1500, जो हम लोग को कलेक्टर दर्ज के घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है। और सर हमको हाई कोर्ट से आदेश है कि एक दिन का 300 रुपया देने के लिए बोले हैं। उस कारण हम लोग छत्तीसगढ़ में रसोइया कर्मचारी बहुत विरोध में है सर। जब तक हमको कलेक्टर दर्ज नहीं देंगे तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा सर। छोटे छोटे बच्चे मन को हैं और उस दिन तो बहुत दुखद की खबर है सर। अभी उसका एक बेटी है, इसी के भरोसा में थी, आज नहीं तो कल पड़ेगा, मेरा बेटी को पालन करूंगी बोलते, उसका नाम सुप्री है, चिकपाल की है सर। अब वो अनाथ है सर, वो बच्ची है, उसके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए सर। आज तक हमारे पास कोई नहीं है कितने, आज आपका जो एक रसोइया कर्मचारी का जो खत्म हो गई, इस कारण खत्म हो गई है बोल के पूछने नहीं आए हैं। अगर सर हम लोग को जब तक कलेक्टर वाला आदेश नहीं करेंगे, सरकार भूपेश बघेल का सरकार नहीं करेगा, तब तक हमारा जारी रहेगा। चाहे हम लोग तो बारिश में है सर और हम लोग अभी गरीब, आज सर चावल दाल लेके उधारी में मांग के आए हैं सर, हम लोग ये हड़ताल में बैठे हैं। मैं यही निवेदन करता हूँ टीवी के माध्यम से, सर हम लोग को जो भी भूपेश बघेल महीना दिन का मोहलत दिए हैं, हम लोग 1 महीना तक हम हड़ताल में रहेंगे। अगर हम लोग को इस महीना तक जो हमारा 9000 वाला आदेश नहीं दे भूपेश सरकार, हम लोग फिर से रायपुर जाके पूरा हंगामा करेंगे सर। 27 जिला वाले बहुत विरोध में हैं, हमको क्या है कि चॉकलेट पकड़ा टाइप का हम लोग कुछ बोल रहे हैं। हम भी झूठा बादाम नहीं रहेंगे, हम तो गरीब का सरकार है, तो हम लोग कांग्रेस का सरकार हमारा 9000 करेगा बोल हम लोग। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि ये तो कलेक्टर
दर तो मांग है ही है, और साथ में जो महिला जो सुकड़ी जिसका नाम ये बता रहे हैं बार बार, ट्रेन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो गई है, वो भी जो है बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी दरअसल कि हमने सुना सब कुछ, हमने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना, सुनने वालों का हृदय पसीज जाता है। जिनसे ये मांगे रख रहे हैं वो सुन नहीं आ सकते। कितनी अजीब सी बात है। भेंट मुलाकात जो छत्तीसगढ़ में, अभी थोड़ी देर तनवीर से हमारी चर्चा हो रही थी तो मैंने उनको ये बताया कि सीएम का कितना खूबसूरत जो कार्यक्रम है भेंट मुलाकात का, ऐसे समय में क्यों नहीं मुलाकात हो पाती, नहीं सरकार सुन पाती इनकी बातों को, या भेंट मुलाकात के अंतर्गत इस तरह की समस्याओं को क्यों नहीं उठाया जाता, क्यों गरीब और ज्यादा गरीब होता, मजबूर होता चला जा रहा और जो समृद्ध है वो समृद्ध होता चला जा रहा है। ये बहुत सालों की परेशानी जिसे दूर किया जाना, जड़ से खत्म किया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन करेगा, सवाल पर अभी भी वो निशान बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत बहुत शुक्रिया आशु। हम एक एक सवाल और जरूर करना चाहेंगे, संक्षिप्त समय होता है। बालाघाट की तरफ चलेंगे जहां से हमने शुरू की थी अपनी बातचीत रिपोर्टर लाइव में। जी श्याम, मैं आपसे कर गई थी, आगे निकली थी कि हम जनता से भी बात करना चाहेंगे, आप चाहें तो थोड़ी चर्चा जनता सकते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधियों को तो हमने सुन लिया था। जी क्रांति प्रिया जी, जैसे कि भी आपने सारे संवाददाताओं ने देखा और आपको बताया और मैं अपने दर्शकों को भी दिखाया कि लोग अपनी मांग को लेने के लिए रोड पर उतरते हैं, उसके बाद प्रशासन जागता है या शासन जागता है। ऐसी स्थिति बैहर में ना बने, और ये बहुत अच्छा समय है कि यहाँ पे मतदान का समय चल रहा है और आने वाले जो 27 तारीख को मतदान देगा उस समय यहाँ के प्रत्याशी और जितने भी मतदाता हैं उनको ये देखकर मतदान करना है, सारे मतदाताओं कि आने वाले समय में हमको अपनी मांग के लिए कहीं आंदोलन न करना पड़े। तो ऐसे योग्य वार को वो अपना मत दें। और मैं यहाँ पे आम आदमी भी यहाँ पे हैं, नगर पालिका में उनसे बात करना चाहूंगा। जैसे कि इस बार आप लोग मतदान देने जाएंगे, मुद्दा रहेगा आप लोगों का? मुद्दा यही रहेगा हमारा कि भविष्य में जो सरकारें रही है, अगर पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके पहले बीजेपी का अध्यक्ष था, ये दोनों साठ गांठ की सरकार आ रहे हैं। यहाँ पे जो दुरुपयोग हो रहा है राशन कार्ड का, पीएम आवास का, नाली का और बाकी सभी कामों में जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और भरपूर सहयोग मिल रहा है हमको जनता का। अभी गली गली मोहल्ले गाँव में हम जब चंद्रा वार्ड में, तो इतना भयंकर ढंग से इनका दुरुपयोग देखा जा रहा है कि इसका सामना अगर किया जाए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्रांति प्रिया जैसे कि इन्होंने पहले बीजेपी भी यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ के कारण आदमी परेशानी रहा है। अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश और भारत में आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पे नगर पंचायत में जब चुनाव हो रहा है 15 वार्ड है, 15 पार्षद भी नहीं उतार पाई पूरे। क्या कारण है, आखिर हम जानना चाहेंगे। 15 फिर भी हमारा एक त्रुटि के कारण उन्होंने समय पर जाति प्रमाण पत्र नहीं करवाया, इसके कारण उनका हमने पूरा 15 पार्षद उतारे। हम निश्चित एक मजबूत कैंडिडेट के साथ नगर परिषद के चुनाव में उतरे हैं, भारी मतों से अपनी सरकार बनाएंगे। जैसे कि बताया कि यहाँ पे बीजेपी अस्वस्थ दिख रही है कहीं ना कहीं कि हम भारी मतों से यहाँ पे अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन से अगर मैं समस्या की बात करूं तो बैहर में समस्या वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक के 10 फीट से काफी समय, काफी पुराना नगर पालिका परिषद है, लेकिन समस्या आज भी 10 फीट है। तो क्रांति प्रिया जी, मैं चाहूंगा यहाँ के समस्त लास्ट में एक बार सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में वो अपने मतदान को पूरे सही व्यक्ति को दे, ताकि आने वाले समय में आपकी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए आंदोलन ना करना पड़े। कोशिश बिल्कुल यही होती है मतदाता की श्याम, बिल्कुल कोशिश यही होती है, लेकिन ... श्याम आपको यही धन्यवाद देंगे क्योंकि हम तनवीर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तनवीर, छोटी सी बातचीत आप भी बता दीजिए क्या है, अगर किसी से करना चाहें तो। जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि कल कुछ यहाँ पे वीडियो वायरल हुए, लोगों ने प्लास्टिक के चावल समझकर अपने अनाज को फेंक कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सप्लाई होती है कंट्रोल के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा लोगों को चावल, यहाँ पे सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो चालू हुई थी, उसका कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार ने ये योजना चालू की थी, न्यूट्रिशन पोल्ट्री फाइट करके एक चावल था जो कुपोषण। जी तनवीर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। श्याम, आप भी तनवीर जो जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे सारे संवाददाता एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और अंत तक जुड़े रहें और बातें सुने और हम दर्शकों तक उनके क्षेत्र बातों को पहुंचा पाए। फिलहाल हम सभी मिलकर तनवीर को सुनेंगे। जी तनवीर।
जी बिल्कुल बता रहा था, सरकार की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कुपोषण से लड़ने के लिए, ये न्यूट्रिशन फोर्टिफाइड के नाम से एक चावल आया है जो कुपोषण से लड़ने में काफी हद तक मददगार साबित होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रशासन की बात करूं, जो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाए और जो खाद्य विभाग की जो जिम्मेदारी थी कि इस चावल के बारे में ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों को जागरूक करके इस चावल के क्या फायदे होते हैं, कुपोषण से लड़ने में कितने मददगार होते हैं, लेकिन शासन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को प्रशासन नहीं निभा पाया, जिसकी वजह से जब गवर्नमेंट के द्वारा ये चावल वितरण किया गया सोसाइटी के माध्यम से, राशन दुकानों के माध्यम से, तो ग्रामीण जो है उस चावल प्लास्टिक का चावल समझकर फेंकने लगे। कांति प्रिया जी, आपको याद होगा कि कुछ ही वीडियो पहले वायरल हुए थे कि चाइना से प्लास्टिक के चावल निर्यात रहे हैं। तो इस तरीके के वीडियो वायरल के धोखे में आके ग्रामीण उस पोषण आहार जो कुपोषण से लड़ने में काफी मददगार साबित होता है, उसको प्लास्टिक के चावल समझकर रोड में फेंके। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखती है कि सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो है वो उसको ग्रामीणों को नहीं पहुंचाया और इस चावल के बारे में लोगों को नहीं बताया। जब सरकार की तरफ से चावल का वितरण किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ही फायदा है और ऐसे बच्चों का फायदा है जो पोषण से ग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं लाभ पोषण जी बिल्कुल, पोषण सप्ताह आया ही इसीलिए जाता है जागरूकता के लिए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं जो तनाव आप बता रहे हैं वो वाकई सोचने पे मजबूर करती है। हम नरेंद्र से भी चर्चा करना चाहेंगे। जी नरेंद्र, अभी आपने सुना, श्याम को भी सुना, अभी जो तनवीर बता रहे थे कुपोषण को लेकर जो बात वो भी आपने सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र से जुड़कर? मुझे लगता है कि जी नरेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मनोज हमें सुन रहे हैं, मनोज की तरफ आने का समय। जी मनोज, बताइएगा, जाने से पहले क्या कुछ खास अगर रह गया हो दिन भर में जुड़ने वाला है, या कुछ खास ऐसा पहलू जो आप बताते चले जाने से पहले? नरसिंहपुर में जो है शराब दुकान को द्वार बाजार शराब हटाने को लेकर पिछले 20 दिनों से वहाँ के स्थानीय लोग धरने पर बैठे हुए हैं। शासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो द्वार शराब दुकान है उसको हटाया जाए, जिससे चलिए, नेटवर्क कह रहा है कि अब आपका समय समाप्त होता है, यानी रिपोर्टर लाइव कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज जाने से पहले आपसे समापन करेंगे इस कार्यक्रम का। जी आशु, कुछ कहना चाहें? जी, मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो है स्वास्थ्य विभाग की भी एक जानकारी सामने आई है, जिसमें एक पूरा का पूरा गांव, बड़े गुडरा जनपद जिला का एक गांव है बड़े गुडरा, वो पूरा का पूरा गांव जो है बीमारी से पीड़ित है और जैसे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और पूरा प्रशासन जो है स्वास्थ्य का वहां पर जुटा हुआ है, लेकिन अब तक अधिकारियों के द्वारा किसी तरीके की कोई जानकारी या कोई बयान नहीं दिया गया है। पर ये भी एक जो है एक विषय है स्वास्थ्य विभाग पर। बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेके सतर्क होना बेहद जरूरी अब हो गया है, क्योंकि जिस तरह के हमने 2 साल बिताए थे उसमें सेहत प्रति इतने जागरूक हो गए हैं और जब कहीं कमी रहती है तो खलती हैं कुछ चीजें। फिलहाल ये तो खैर हम यही धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में, और कुछ खास मुद्दों को एक बड़े कार्यक्रम के साथ एक बड़ी खबर को उठाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ भी। फिलहाल आपको यही धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर से हम दर्शकों को आपका परिचय करवा देते। तमाम संवाददाता अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े थे रिपोर्टर लाइव खबर भारत के इस कार्यक्रम में, जैसे कि नरसिंहपुर से मनोज नूरिया जुड़े थे, नरेंद्र पवार सरदारपुर से, श्याम सूर्यवंशी संवाददाता हमारे बालाघाट से जुड़े थे, तो वहीं आशु भदौरिया दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से ही गौरेला से जुड़े थे तनवीर आलम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी रिपोर्टर लाइव में, आपके क्षेत्रों की जानकारी लेने के साथ फिर हाजिर होंगे। दर्शकों से अनुरोध, आप जुड़े रहे तमाम खबरों के लिए खबर भारत में। नमस्कार।